डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मेटलर्जी के काफी सारे स्टेप्स पढ़ लिए। इनमें पहला स्टेप था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसके बाद दूसरा स्टेप था कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू रेड्यूसिबल फॉर्म और तीसरा स्टेप था रिडक्शन ऑफ ओर टू मेटल। इसके बाद इसका चौथा स्टेप आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब ये बात ये आती है कि ये मेटल की रिफाइनिंग की या प्यूरिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी और मेटल के अंदर ये इंप्यूरिटीज हैं ये कहां से आई। तो मेटल के अंदर इंप्यूरिटीज कई रास्ते से एंटर कर सकती है। जैसे जब हम ओर को मेटल में रिड्यूस कर रहे होते हैं उस समय ओर के अंदर किसी और मेटल का ओर भी प्रेजेंट होता है या हो सकता है, तो वो ओर भी अपनी मेटल में रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से किसी मेटल के अंदर अदर मेटल की इंप्यूरिटीज एंटर कर जाती है। इसके अलावा नॉन मेटल इसके अंदर प्रेजेंट है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये ओर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये भी इंप्यूरिटीज के फॉर्म में मेटल के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा ओर का कुछ पार्ट है वो अनरिड्यूसिबल फॉर्म में बचा रह जाता है, मींस ओर बचा रह जाता है, वो मेटल में रिड्यूस नहीं होता, वो भी एक इंप्यूरिटीज है। इसके अलावा फ्लक्स या स्लैग इसके अंदर इंप्यूरिटीज के तौर पर प्रेजेंट रह सकता है। अब इतनी सारी जो रास्ते हैं जिनसे इंप्यूरिटीज एंटर कर सकती है किसी मेटल के अंदर। खैर, अगर इंप्यूरिटीज मेटल में है तो इसको प्यूरिफाई भी करना पड़ेगा, और मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए हम किस मेथड का यूज करेंगे ये बात डिपेंड करती है मेटल जो नेटिव मेटल है उसकी नेचर के ऊपर और मेटल के अंदर प्रेजेंट इंप्यूरिटीज के ऊपर। तो मेटल की नेचर और इंप्यूरिटीज की नेचर ये डिसाइड करती है कि हमको मेटल की रिफाइनिंग के लिए या प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए या रिफाइन करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। इनमें से कुछ मेथड की लिस्ट मैंने आपके सामने बना के रखी हुई है। इसमें पहला मेथड है लिक्वेशन मेथड, दूसरा है डिस्टिलेशन मेथड, तीसरा है पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और इस मेथड के अंदर तीन इंपॉर्टेंट मेथड ये मैंने लिखे हैं। इसमें पोलिंग मेथड, क्यूपेलेशन मेथड और बेसेमराइजेशन मेथड इंक्लूड है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी मेटल की प्यूरिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इसके अलावा थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड, जिसमें मॉन्स प्रोसेस और वॉन आर्कल प्रोसेस आते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं आपके एग्जाम के हिसाब से। इसके अलावा जोन रिफाइनिंग, जिसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं, ये अल्ट्रा प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफिक मेथड भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है लैंथेनाइड एक्टिनाइड ऑब्टेन करने के लिए। इसके अलावा और भी मेथड है जैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड वगैरह, लेकिन मैंने लेक्चर में उनको शामिल नहीं किया है। मैंने जो मेथड शामिल किए हैं वो मैंने यहां सामने लिख दिए। अब इन मेथड्स को हम एक एक कर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लिक्वेशन मेथड डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा लिक्वेशन मेथड। तो लिक्वेशन मेथड हम किन मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं, तो इसके लिए ऐसी मेटल जो इजीली लिक्विफाई हो जाए, मींस इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो और उसके अंदर प्रेजेंट इंप्यूरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, या इसका उल्टा भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रैपिडली फ्यूजेबल मेटल को इनफ्यूजिबल इंप्यूरिटीज से प्यूरिफाई करने के लिए हम लिक्वेशन मेथड का यूज करते हैं। इजिली फ्यूजिबल मेथड है या रैपिडली फ्यूजिबल मेथड है, जैसे बिस्मथ है, लेड है या टिन है, इनको अगर हम प्यूरिफाई करना है तो हम लिक्वेशन मेथड का यूज करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर हम सिलिट के जरिए मेटल को क्रश फॉर्म में इकट्ठा कर लेते हैं, और इसके अंदर बहुत छोटा सा स्पेस रहता है और यहां मेटल को हम हीट करते हैं। यहां मेटल को हीट कर रहे हैं तो ये मेटल मेल्ट होती है और इसकी इंप्यूरिटीज है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो इनफ्यूजिबल फॉर्म में बची रह जाती है। तो फ्यूज्ड मेटल इस रास्ते से होकर नीचे की तरफ बहने लगती है।
तो पूरा जो प्योर मेटल है वो लिक्विफाई होकर नीचे की तरफ बह के आ जाता है और जो इम्प्यूरिटीज है वो ऊपर इनफ्यूजिबल फॉर्म में बची रह जाती है। तो इस तरह से हम लिक्विशन मेथड के जरिए टिन, बिस्मथ या लेड जैसी इजिली लिक्विफेबल मेटल मीन्स ऐसी मेटल जो जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इनको प्यूरिफाई करते हैं। जैसे टिन के अंदर जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली इम्प्यूरिटीज होती है। टिन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और टिन के अंदर जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है वो कॉपर है, आयरन है या टंगस्टन है, इस तरह की इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। तो जब हम इंक्लाइन सरफेस के ऊपर टिन को मेल्ट करते हैं क्रस्ट फॉर्म में लेकर, तो टिन मेल्ट होकर नीचे की तरफ बह जाती है और ये हमको प्योर मेटल मिल जाती है और इम्प्यूरिटीज ऊपर बची रह जाती है। तो इस तरह से हम लिक्विशन मेथड के जरिए रैपिडली फ्यूजिबल मेटल को इनफ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज से सेपरेट कर लेते हैं। तो ये लिक्विशन मेथड हो गया। लिक्विशन मेथड के बाद अगला मेथड है डिस्टिलेशन मेथड। इसको आप चाहें तो नोट कर लें थोड़ा सा। अगला मेथड है डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड में हम ऐसी मेटल को प्यूरिफाई करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम रहते हैं और इनके अंदर प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। जैसे जिंक है, मरकरी है या कैडमियम है, इनके बॉइलिंग पॉइंट कम रहते हैं लेकिन इनके अंदर प्रेजेंट मेटल है, इनके जो इम्प्यूरिटीज है इनके अंदर प्रेजेंट जो इम्प्यूरिटीज है इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहते हैं। तो जब हम इन मेटल को डिस्टिल करते हैं तो मेटल प्योर फॉर्म में डिस्टिल हो जाती है और इम्प्यूरिटीज पीछे बची रह जाती है। जैसे जिंक है, जिंक के अंदर इम्प्यूरिटीज के तौर पर लेड, आयरन और कैडमियम जैसी इम्प्यूरिटीज रहती है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस होता है, इसलिए जिंक को प्यूरिफाई करने के लिए हम रिपीटिंग डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। मींस पहले हम लो टेम्परेचर पर डिस्टिल करते हैं जिससे कि जिंक, कैडमियम जैसी वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज निकल जाती है और जो जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है जैसे लेड है और आयरन है ये पीछे छूट जाता है और उसके बाद हम फिर से डिस्टिल करते हैं जिसमें जिंक के अंदर प्रेजेंट बाकी इम्प्यूरिटीज है वो क्या हो जाती हैं, वो इससे निकल जाती है। तो इस तरह से हम डिस्टिलेशन मेथड में उन मेटल का प्यूरिफिकेशन करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम रहते हैं। डिस्टिलेशन मेथड के बाद पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस आता है। इस प्रोसेस के अंदर हम मेटल को उस समय प्यूरिफाई करते हैं जब मेटल और उसके अंदर प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज की ऑक्सीजन को लेकर जो अफिनिटी है वो अलग अलग होती है। मीन्स इम्प्यूरिटीज के अंदर ऑक्सीजन को लेके अफिनिटी ज्यादा होती है, मीन्स इम्प्यूरिटीज ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस मेथड के अंदर हम मॉल्टन मेटल के ऊपर से ऑक्सीजन का फ्लो करते हैं। ऑक्सीजन का जब फ्लो करते हैं तो इम्प्यूरिटीज ऑक्साइड बना लेती है और इन ऑक्साइड को हम रिमूव कर देते हैं। ये ऑक्साइड कैसे रिमूव किए जाते हैं? ये ऑक्साइड कई तरह से रिमूव हो सकते हैं। पहला ये है कि ये हो सकता है कि मेटल के अंदर जो इम्प्यूरिटीज है वो वॉलेटाइल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रही है। वॉलेटाइल ऑक्साइड बनने की वजह से ये ऑक्सीजन के फ्लो के साथ या एयर के फ्लो के साथ ऑक्साइड भी रिमूव हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो इम्प्यूरिटीज के ऑक्साइड है ये मेटल के ऊपर स्कम का फॉर्मेशन कर ले और स्किमिंग के जरिए हम इन ऑक्साइड को रिमूव कर दें। तीसरा तरीका यह हो सकता है कि जो ऑक्साइड फॉर्म हुए हैं इम्प्यूरिटीज के, ये फर्नेस की लाइनिंग के साथ रिएक्ट करके स्लैग का फॉर्मेशन कर लें और फिर हम इस स्लैग को रिमूव कर दें। इस प्रोसेस में जो लाइनिंग्स हैं वो फ्लक्स की तरह काम कर रही होती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस के नाम मैंने आपको लिख रखे हैं। पहला पोलिंग मेथड, दूसरा क्यूपेलेशन मेथड और तीसरा बेसिमराइजेशन मेथड।
मैं एक एक करके इन मेथड्स को बता रहा हूं। इजी मेथड है, आसानी से समझ में आने वाले मेथड। सबसे पहले मैं पोलिंग मेथड बताता हूं। पोलिंग मेथड में क्या होता है और किस समय ये यूज किया जाता है। तो ऐसी मेटल के प्यूरिफिकेशन में जो इजिली रिड्यूसिबल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, उनके प्यूरिफिकेशन में हम पोलिंग मेथड का यूज करते हैं। जैसे कॉपर के प्यूरिफिकेशन में पोलिंग मेथड का यूज किया जाता है। कॉपर के अंदर जो इंप्यूरिटीज हैं वो सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, आयरन या कॉपर ऑक्साइड की इंप्यूरिटीज हो सकती है। तो मैं कॉपर के एग्जाम्पल से आपको पोलिंग मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि पोलिंग मेथड कब यूज किया जाता है, जब इंप्यूरिटीज आसानी से ऑक्साइड बना ले और मेटल इजिली रिड्यूसिबल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा हो। कॉपर के प्यूरिफिकेशन में हम पोलिंग मेथड का यूज करते हैं और मैंने अभी बताया था कि कॉपर के अंदर जो इंप्यूरिटीज होती हैं वो सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, कॉपर ऑक्साइड या आयरन की इंप्यूरिटीज हो सकती है। इस मेथड में हम कॉपर को मेल्ट कर लेते हैं और एयर के फ्लो को करते हैं। तो एयर का फ्लो करने से सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी ये वॉलेटाइल ऑक्साइड बनाकर रिमूव हो जाती है। आयरन है वो आयरन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये आयरन ऑक्साइड जो फर्नेस की लाइनिंग SiO2 से बनाई गई होती है, फर्नेस की लाइनिंग SiO2 से बनाई गई होती है, उसके साथ रिएक्ट करके शेलैक का फॉर्मेशन कर लेता है। कैसे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो आयरन है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और ये फर्नेस की लाइनिंग जिस पर SiO2 की लाइनिंग रहती है, फर्नेस जिस पर SiO2 की लाइनिंग रहती है, उस लाइनिंग से रिएक्ट करके FeSiO3 स्लैग का फॉर्मेशन कर लेता है और इस स्लैग को रिमूव कर दिया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या हुआ? कॉपर को मेल्ट किया और उसके अंदर ऑक्सीजन का फ्लो किया, तो उसके अंदर प्रेजेंट इंप्यूरिटी जो सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी की थी वो ऑक्साइड बना के रिमूव हो गई। आयरन की इंप्यूरिटीज ने ऑक्साइड तो बनाया, लेकिन ये वॉलेटाइल ऑक्साइड नहीं है। इसने फर्नेस की लाइनिंग से रिएक्ट करके स्लैग का फॉर्मेशन कर लिया और इस स्लैग को रिमूव कर दिया। अब इसके अंदर केवल कॉपर ऑक्साइड की इंप्यूरिटीज बची रह गई है, जो पहले से भी प्रेजेंट थी या जब हम एयर का फ्लो कर रहे थे उस समय भी कॉपर के ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको हम वापस रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं कि मॉल्टन कॉपर के ऊपर पाउडर्ड एंथ्रासाइट कोक को स्प्रे कर देते हैं और ग्रीन वुडन पोल से इसको स्टायर करते हैं। तो कुछ तो एंथ्रासाइट कोक कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है और रिमेनिंग कॉपर ऑक्साइड जो हम ग्रीन वुडन पोल से उसको स्टायर कर रहे होते हैं, उस समय हीट के जरिए ग्रीन जो वुडन पोल हैं वो हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन वुडन पोल हीट होने की वजह से हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली मेथेन वगैरह, और ये कॉपर ऑक्साइड के रिमेनिंग पार्ट को मेटल में रिड्यूस कर देते हैं। तो इस तरह से हमको 99.5% प्योर कॉपर ऑब्टेन हो जाता है। तो ये पोलिंग मेथड है जिसमें हम कॉपर को प्यूरिफाई कर रहे हैं। इसके बाद अगला मेथड है क्यूपेलेशन मेथड। अगला मेथड है क्यूपेलेशन मेथड। क्यूपेलेशन मेथड का यूज हम कब करते हैं? क्यूपेलेशन मेथड का यूज हम उस समय करते हैं जब मेटल के अंदर जो इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है वो हाई अफिनिटी शो कर रही है ऑक्सीजन के साथ और मेटल का ऑक्साइड थर्मल डिकम्पोजिशन शो कर रहा होता है। हम इस मेथड में बोट शेप क्यूपेल लेते हैं, बोट शेप क्यूपेल लेते हैं और उसमें मॉल्टन मेटल को लेकर फर्नेस के अंदर ऑक्सीजन के फ्लो में इसको हीट करते हैं। तो जो इंप्यूरिटीज है वो ऑक्साइड बनाकर रिमूव हो जाती है और जो मेटल है वो या तो ऑक्साइड बनाता नहीं है या हाई टेम्परेचर पर उसका ऑक्साइड डिकम्पोज होकर वापस मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिल्वर या गोल्ड के प्यूरिफिकेशन में इस मेथड का, क्यूपेलेशन मेथड का यूज करते हैं। मैं सिल्वर का एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करो सिल्वर के अंदर लेड की इंप्यूरिटीज है और इसे हमको रिमूव करना है, तो हम बोट शेप क्यूपेल के अंदर मॉल्टन सिल्वर लेते हैं जिसमें लेड की इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है और एयर का फ्लो करते हैं, तो लेड ऑक्साइड बनाकर रिमूव हो जाता है और एयर के फ्लो के साथ अलग हो जाता है। सिल्वर है
या तो वो ऑक्साइड बनाता ही नहीं है, अगर ऑक्साइड बन भी जाता है तो हाई टेम्परेचर पर ऑक्साइड डिकम्पोज होकर वापस मेटल बना देता है और हमको प्योर सिल्वर ऑब्टेन हो जाता है। ठीक ऐसे ही हम गोल्ड के केस में भी करते हैं। इसके बाद अगला है बेसेमराइजेशन मेथड। बेसेमराइजेशन मेथड हम उस समय यूज करते हैं जब मेटल और इंप्यूरिटीज के, जैसा मैंने पहले बताया था, मेटल और इंप्यूरिटीज की ऑक्सीजन को लेकर अफिनिटी अलग अलग है। स्क्रैप आयरन से आयरन या स्टील बनाने में हम बेसेमराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। इसमें हम ये बेसेमर कन्वर्टर के अंदर मॉल्टन मेटल ले लेते हैं और एयर का फ्लो करते हैं। तो एयर का फ्लो करने से जो उसके अंदर इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है वो इंप्यूरिटीज ऑक्साइड बनाकर रिमूव हो जाती है और हमको मेटल प्योर फॉर्म में मिल जाता है। तो हम आगे की मेटलर्जी में बेसेमराइजेशन मेथड, स्पेशली आयरन और स्टील की मेटलर्जी में बेसेमराइजेशन मेथड हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद मैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आपको बता रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड एक बहुत कॉमन मेथड है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम ऐसे मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के अंदर हम क्रूड मेटल का एनोड और प्योर मेटल का कैथोड लेते हैं और कोई प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह वर्क कर रहा होता है। अभी मैं आपको कॉपर के एग्जाम्पल की हेल्प से इस मेथड को एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करो हमको कॉपर को प्यूरिफाई करना है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के लिए, तो हम इसका जो सेटअप बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे। हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इम्प्योर कॉपर का एनोड लेंगे जो बल्कि होगा और बहुत थिन कैथोड लेंगे प्योर कॉपर का। ये इम्प्योर एनोड का कॉपर लिया है और कैथोड लिया है प्योर कॉपर का। तो कैटाइन कैथोड की तरफ और एनाइन एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन लिया जाता है वो 15% CuSO4 प्लस 5 to 10% H2SO4 का सॉल्यूशन लेते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। कैथोड ऑफ प्योर कॉपर और एनोड ऑफ इम्प्योर कॉपर लिया जाता है। और जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस चालू करते हैं तो कॉपर इम्प्योर एनोड से सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता जाता है और प्योर कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। इस प्रोसेस में जो इंप्यूरिटीज लेस रिएक्टिव होती हैं, कॉपर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये एनोड मड के फॉर्म में यहां डिपॉजिट होती जाती है। इसे हम एनोड मड या एनोड स्लज बोलते हैं और इससे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम जैसी मेटल को हम ऑब्टेन कर लेते हैं। तो मैं इस मेथड को एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज किया जाता है। इसमें जो इम्प्योर मेटल है उसका तो एनोड लेते हैं और प्योर मेटल का कैथोड लेते हैं और मेटल का कोई सॉल्ट हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के तौर पर यूज करते हैं। जैसे कॉपर के प्यूरिफिकेशन में हमने इम्प्योर कॉपर का एनोड लिया और प्योर कॉपर का कैथोड लिया। एनोड बल्कि होता है, इससे मेटल सॉल्यूशन में डिसॉल्व होती जाती है और प्योर कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट होता जाता है और जो इंप्यूरिटीज हैं वो एनोड मड के फॉर्म में इकट्ठी होती जाती है। जो ज्यादा रिएक्टिव इंप्यूरिटीज हैं वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी और जो कम रिएक्टिव इंप्यूरिटीज हैं वो एनोड मड या एनोड स्लज के फॉर्म में यहां नीचे इकट्ठी होती जाएगी। धीरे धीरे एनोड थिन होता जाएगा और कैथोड थिक होता जाएगा और हम इस कैथोड को निकालकर प्योर कॉपर या प्योर कोई भी मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं। अगर इसी मेथड को हम सिल्वर के लिए यूज करते हैं तो इम्प्योर सिल्वर का एनोड और प्योर सिल्वर का कैथोड लेंगे और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विद HNO3 उसका एसिड भी
सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और HNO3 का सॉल्यूशन हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के फॉर्म में लेंगे। तो इस तरह से काफी मेटल को, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, इनको प्यूरिफाई करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बाद अब अगला मेथड आता है थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड या वेपर फेज रिफाइनिंग। थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड या वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर हम मेटल को पहले किसी सुटेबल रिएजेंट से रिएक्ट कराकर वॉलेटाइल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं रिलेटिवली लो टेम्परेचर पर, और बाद में हाई टेम्परेचर पर उस सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन करा देते हैं जिससे कि हमको मेटल प्योर फॉर्म में मिल जाए। तो मैं फिर से डिस्कस करना चाहूंगा कि हम इस मेथड के अंदर किन मेटल को प्यूरिफाई कर सकते हैं। इस मेथड के अंदर हम उन मेटल को प्यूरिफाई कर सकते हैं जो फर्स्ट किसी सुटेबल रिएजेंट से रिएक्ट करके वॉलेटाइल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए लो टेम्परेचर पर, और ये वॉलेटाइल सब्सटेंस आगे हाई टेम्परेचर पर इजीली डिकम्पोज हो जाए जिससे कि हम मेटल को आसानी से रिकवर कर पाए। तो इस तरह से हम वेपर फेज रिफाइनिंग में किसी मेटल को प्यूरिफाई कर लेते हैं। इसमें दो मेथड है, मॉन्स प्रोसेस और वन आर्कल प्रोसेस। सबसे पहले हम मॉन्स प्रोसेस पढ़ते हैं। तो मॉन्स प्रोसेस के जरिए हम निकल का प्यूरिफिकेशन करते हैं। मॉन्स प्रोसेस में हम निकल का प्यूरिफिकेशन करते हैं। निकल लो टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कर वॉलेटाइल निकल कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये निकल कार्बोनाइल रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज होकर प्योर निकल प्रोड्यूस करता है। तो इसमें स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले निकल जो सॉलिड फॉर्म में है, साथ में इसके अंदर इंप्यूरिटीज भी प्रेजेंट है। ये निकल कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके 330 से 350 केल्विन टेम्परेचर पर वॉलेटाइल निकल कार्बोनाइल का फॉर्मेशन करता है। वॉलेटाइल निकल कार्बोनाइल का फॉर्मेशन करता है, और ये निकल कार्बोनाइल बाद में हायर टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाता है। ये 450 से लेकर 470 केल्विन टेम्परेचर पर इजीली डिकम्पोज होकर निकल सॉलिड प्लस 4CO गैस का फॉर्मेशन करता है, और ये निकल हमको प्योर फॉर्म में मिल जाता है, और ये बनने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड हम फिर से यूज कर लेते हैं। तो मॉन्स प्रोसेस में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मॉन्स प्रोसेस में हम निकल को प्यूरिफाई करते हैं। निकल कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके 330 से 350 केल्विन टेम्परेचर पर वॉलेटाइल निकल कार्बोनाइल बनाता है, और ये वॉलेटाइल निकल कार्बोनाइल बाद में रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पर थर्मली डिकम्पोज होकर प्योर निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से रिसाइकलिंग में हम यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से मॉन्स प्रोसेस में हम निकल को प्यूरिफाई करते हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि हम वेपर फेज रिफाइनिंग में किस तरह की मेटल को प्यूरिफाई करते हैं। तो ऐसी मेटल जो रिलेटिवली लो टेम्परेचर पर किसी सुटेबल रिएजेंट से रिएक्ट करके वॉलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, और ये वॉलेटाइल कंपाउंड रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पर इजीली डिकम्पोज होकर प्योर मेटल दे दे, जिससे कि हम मेटल को इजीली रिकवर कर पाए। और इसमें हमें दो मेथड है, मॉन्स प्रोसेस और वन आर्कल प्रोसेस। तो अब मैं वन आर्कल प्रोसेस आपको बता रहा हूं। वन आर्कल प्रोसेस अल्ट्रा प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है, और उसके अंदर प्रेजेंट जितनी भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इंप्यूरिटीज है उसको रिमूव करके अल्ट्रा प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे जिरकोनियम, टिटेनियम जो स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, उनको ऑब्टेन करने के लिए हम वन आर्कल प्रोसेस का यूज करते हैं। वन आर्कल प्रोसेस के अंदर हम मेटल को पहले वॉलेटाइल सब्सटेंस स्पेशली आयोडाइड, पहले वॉलेटाइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये वॉलेटाइल आयोडाइड हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज होकर प्योर मेटल ऑब्टेन करता है। जैसे जर्कोनियम को प्यूरिफाई करने के लिए हम जर्कोनियम मेटल को आयोडीन के साथ मिक्स करके एक वैक्यूम कंटेनर के अंदर हीट करते हैं,
जिससे जर्कोनियम आयोडाइड बनता है, जिसे हम हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज करा देते हैं। एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहाँ कोई मेटल आयोडीन के साथ मिक्स करके भर दिया जाता है और जिस कंटेनर में भरते हैं उसको हम वैक्यूम पंप के जरिए यहाँ वैक्यूम प्रोड्यूस कर लेते हैं। इस पर टंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ होता है। सबसे पहले मेटल आयोडीन से रिएक्ट करके वॉलेटाइल मेटल आयोडाइड में कन्वर्ट होता है, जो इस टंगस्टन फिलामेंट पर हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज होकर फिर से मेटल दे देता है, जिसे हम मेल्ट करके ऑब्टेन कर लेते हैं। मैं जर्कोनियम का एग्जांपल लेता हूं। जर्कोनियम ये 2I2 से रिएक्ट करके सबसे पहले रिलेटिवली लो टेम्परेचर पर 870 केल्विन टेम्परेचर पर यह फॉर्म करता है ZrI4, जो गैस के फॉर्म में होता है और ये डिकम्पोज हो जाता है 2075 केल्विन पर और फिर से जर्कोनियम सॉलिड प्लस 2I2 का फॉर्मेशन कर लेगा। तो सबसे पहले हम जर्कोनियम को आयोडीन से रिएक्ट कराकर ZrI4 जो वॉलेटाइल है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं और जर्कोनियम आयोडाइड इस टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर जाकर डिकम्पोज होकर जर्कोनियम दे देता है। इसी तरह से मैं टाइटेनियम का एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूं। टाइटेनियम सबसे पहले आयोडीन से रिएक्ट करके 523 केल्विन टेम्परेचर पर TiI4 जो गैस है, वॉलेटाइल है, उस टाइटेनियम आयोडाइड में कन्वर्ट होता है और ये 1700 केल्विन टेम्परेचर पर डिकम्पोज होकर फिर से टिटेनियम और आयोडीन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से जर्कोनियम या टाइटेनियम हम अल्ट्रा प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये 1 आर्क प्रोसेस है। जोन रिफाइनिंग या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है कि इंप्यूरिटीज सॉलिड मेटल के बजाय मॉल्टन मेटल में रहना ज्यादा पसंद करती है। मींस इंप्यूरिटीज सॉलिड मेटल के बजाय मॉल्टन मेटल में रहना ज्यादा पसंद करती है। ये मेथड उस समय यूज किया जाता है जब हमको अल्ट्रा प्योर मेटल ऑब्टेन करनी है, स्पेशली सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम। इनको यूज जब ऑब्टेन करना होता है, अल्ट्रा प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना होता है, तो हम जोन रिफाइनिंग मेथड का या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं। जोन रिफाइनिंग मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इस तरह का सेटअप बनाते हैं कि इम्प्योर मेटल का एक रॉड लेते हैं। ये जो रॉड है ये इम्प्योर मेटल का है और इस मेटल को हमने नोबल गैस एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्लोज कर दिया है। मींस एक ऐसे एटमॉस्फेयर में ले लिया है जिसमें नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, और इसके चारों तरफ ये मूविंग सर्कुलर इंडक्शन कॉइल हीटर लगा दिया है। इस ट्यूब के चारों तरफ मूविंग इंडक्शन कॉइल हीटर लगा दिया है और ये कॉइल हीटर धीरे 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 आगे की तरफ चल रहा होता है। तो जब अगर कॉइल हीटर यहां पर है तो ये मेटल के इस पार्ट को मेल्ट कर देता है और जब कॉइल हीटर आगे की तरफ बढ़ता है, ये कॉइल हीटर जब आगे की तरफ बढ़ता है तो वो मॉल्टन पार्ट आगे की तरफ खिसकता जाता है और पीछे की मेटल सॉलिडिफाई होती जाती है, मींस क्रिस्टलाइज होती जाती है। तो जो इम्प्यूरिटीज है वो क्रिस्टल में न जाकर मॉल्टन मेटल के अंदर रहती है और धीरे धीरे ये जब सर्कुलर हीटर आगे की तरफ चलता है तो मॉल्टन जोन जो है, ये मॉल्टन जोन है, ये भी आगे की तरफ चल रहा होता है और पीछे की तरफ प्योर मेटल मिलती जाती है। तो ऐसे हम ये सर्कुलर हीटर को आगे की तरफ ले जाते हैं तो मेटल का जो मॉल्टन पार्ट है वो धीरे धीरे आगे की तरफ खिसकता है और पीछे का पार्ट सॉलिडिफाई होता जाता है और इम्प्यूरिटीज मॉल्टन पार्ट के अंदर आती जाती है। और ये स्टेप जब हम एक से ज्यादा बार कर लेते हैं तो हमको अल्ट्रा प्योर मेटल ऑब्टेन होती है और जितनी ज्यादा बार आप उसको करोगे मेटल की प्योरिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी और इम्प्यूरिटीज मेटल के इस अगले वाले हिस्से में इकट्ठी होती जाती है, जिसको कट करके बाद में अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से जोन रिफाइनिंग मेथड के जरिए हम अल्ट्रा प्योर मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं। मेजर पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये मेथड इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि इंप्यूरिटीज सॉलिड मेटल के बजाय मॉल्टन मेटल में रहना
ज्यादा पसंद करती है। तो इसको हम बार बार क्रिस्टलाइज करके मीन्स बार बार मेल्ट करके फिर सॉलिडिफाई करके मेटल को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी मोस्ट मॉडर्न और वर्सेटाइल मेथड है जिसके जरिए हम प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड परफॉर्म कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी के जरिए हम लेंथेनाइट को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। लेंथेनाइट की ये नेचर है कि ज्यादातर लेंथेनाइट्स, काफी सारे लेंथेनाइट एक साथ एक जगह ही ऑब्टेन होते हैं और इनको एक दूसरे से सेपरेट करना एक हार्ड टास्क होता है जिसको हम इजीली परफॉर्म कर लेते हैं क्रोमेटोग्राफिक मेथड के जरिए। क्रोमेटोग्राफिक मेथड इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि किसी एब्जॉर्बेंट के ऊपर डिफरेंट सब्सटेंस एब्जॉर्ब होने की डिफरेंट टेंडेंसी शो करते हैं। मीन्स डिफरेंट कंपाउंड किसी एब्जॉर्बेंट के ऊपर, मैं अलग तरीके से कह रहा हूं कि डिफरेंट कंपाउंड किसी एब्जॉर्बेंट के ऊपर अलग अलग एक्सटेंट में एब्जॉर्ब होते हैं और इसी बात का, इसी नेचर का फायदा उठाकर हम लेंथेनाइट्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी को एक्सप्लेन करने के लिए एक मैंने जर्नल सेटअप बनाया है, इसके जरिए मैं क्रोमेटोग्राफी को एक्सप्लेन करता हूं। क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो फेज होते हैं, एक स्टेशनरी फेज जिसमें कोई एब्जॉर्बेंट जैसे एल्यूमिना, सिलिका जेल, कैल्शियम कार्बोनेट कुछ भी ले सकते हैं, और दूसरा मोबाइल फेज जिसमें हम कोई सॉल्वेंट लेते हैं जैसे वाटर, अल्कोहल या कोई भी इस तरह का सॉल्वेंट जो चूज किया जाता है नेचर ऑफ कंपोनेंट की बेसिस पर। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कॉलम के अंदर कोई ग्लास बूल वगैरह लगा देते हैं जिससे कि एब्जॉर्बेंट बहकर नहीं चला जाए और उसमें एब्जॉर्बेंट भर देते हैं। जैसे सपोज करो मैंने एल्यूमिना भर दिया, इसके बाद कंपोनेंट का जो मिक्सचर है उसको सैंड में मिक्स करके यहां ले लेते हैं जिससे कि वो सेट रहे। ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप या एक कांस्टेंट स्पीड से सॉल्वेंट हम इसके अंदर डालते हैं। सॉल्वेंट के साथ कंपोनेंट डिसॉल्व होकर इस एब्जॉर्बेंट के ऊपर बहते हुए नीचे की तरफ चलते हैं। अब इन कंपोनेंट में किसी की नेचर होगी कि वो कम एब्जॉर्ब हो रहा होगा, किसी की नेचर होगी कि वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा होगा। जो ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहे होंगे वो पीछे रह जाएंगे, वो एब्जॉर्ब होकर ऊपर की तरफ रुक जाएंगे, और जो कम एब्जॉर्ब हो रहा होगा वो तेजी से नीचे की तरफ बह के आएगा। और इस तरह से एब्जॉर्बिंग नेचर में डिफरेंस होने की वजह से और उनके नीचे की तरफ बहने की स्पीड अलग अलग होने की वजह से उन कंपोनेंट के अलग अलग बैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जो कम एब्जॉर्ब होने वाला है वो तेजी से बह के नीचे की तरफ आएगा, एक अलग बैंड बना लेगा, और जो ज्यादा एब्जॉर्ब होने वाले हैं वो पीछे रह जाएंगे। हम लगातार सॉल्वेंट डालते जाते हैं तो जो कम एब्जॉर्ब होने वाला है वो सबसे पहले बहता हुआ नीचे आएगा, जिसे हम किसी वेसल के अंदर स्टोर कर लेंगे। अब उसके पीछे उससे ज्यादा एब्जॉर्ब होने वाला दूसरा कंपोनेंट आ रहा होगा तो इस वेसल को हटा के दूसरी वेसल लगा देंगे या इसी तरह का कोई अरेंजमेंट करेंगे। इसके बाद तो अब लगातार सॉल्वेंट डाल रहे हैं तो जो पहला कंपोनेंट था उससे ज्यादा एब्जॉर्ब होने वाला कंपोनेंट धीरे धीरे नीचे आ गया, उसको भी हमने स्टोर कर लिया, और इसी तरह से एक के पीछे एक अलग अलग कंपोनेंट हमको मिलते जाते हैं। इस कॉलम की लेंथ जितनी ज्यादा होगी सेपरेशन उतना इजी और शार्प होगा, क्योंकि उन बैंड्स के बीच का डिफरेंस उतना ही ज्यादा होता जाएगा जितनी ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल करके जाएंगे इस एब्जॉर्बेंट के कॉलम के अंदर से। तो इस तरह से हम लेंथेनाइट के डिफरेंट कंपोनेंट को एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं। तो लेंथेनाइट के सेपरेशन में या प्यूरिफिकेशन में हम क्रोमेटोग्राफिक मेथड का यूज करते हैं।